ठीक। देखो आज जो हम लोग बात कर रहे थे लास्ट वाली क्लास में, वो बात कर रहे थे आर्टिकल भाग 1 के बारे में, और हमने बात करी थी अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 के बारे में। देखो मैंने आप लोगों को बताया था आर्टिकल 1 मतलब अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। अनुच्छेद 1 में मैंने बताया था संघ एवं उसके राज्य, क्या बताया था? उसके राज्य क्षेत्र। मैंने बताया था संघ एवं राज्य क्षेत्र में कि जो यूनियन आप देखते हैं कि आर्टिकल 1A क्या बताया था? 1A में भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। और मैंने संघ को आपको डेफिनेशन बताई थी कि संघ का मतलब है, संघ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यूनियन और एक होता है फेडरल। यूनियन का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो किसी समझौते के साथ ना जुड़े, जैसे भारत का कोई भी स्टेट भारत के साथ किसी भी समझौते में नहीं जुड़ा, उसे हम क्या कह देते हैं? यूनियन। अगला होता है फेडरल स्टेट, ठीक है, जिसे हम क्या देते हैं इंग्लिश में? परिसंघात्मक, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? जब कोई स्टेट मतलब कोई राष्ट्र क्या हो किसी राज्य के साथ समझौते के निर्माण में बना, जैसे अमेरिका का निर्माण कैसे हुआ है? किसके साथ समझौता हुआ है? अमेरिका का निर्माण उसके स्टेटों के साथ समझौता हुआ, उससे हुआ है, ना कि हमारी तरह हमने क्या करा है? अपने राज्यों का विलय किया है, ना कि उनके साथ किसी भी प्रकार का समझौता। बताया था नहीं बताया था? तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताया था। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि भारत जो है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, मतलब इसके राज्यों का क्या करा जा सकता है? विनाश हो सकता है, परंतु इसके संघ में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। पर अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कई सारे केस, जैसे बेरुवारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था। बेरुवारी केस है 1960 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो संविधान में संशोधन कर सीमा में परिवर्तन कर सकती है। जैसे बेरुवारी एक जगह थी जो पाकिस्तान के साथ सीमा से है, वो रीजन किसको दे दिया गया? पाकिस्तान को दे दिया गया, इसलिए इस केस को जिक्राया गया। दूसरा आपने पढ़ा होगा 100वां संविधान संशोधन, पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? जिसमें क्या हुआ था? भारत में के कुछ क्षेत्र किसे दे दिए गए थे? बांग्लादेश को, और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र क्या दे दिए गए? भारत को दे दिए गए। वो अभी अलग केसेस है, उनके बारे में अभी अलग बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया? अनुच्छेद 1। और मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य? तो राज्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 28 राज्य। और यूटी कितनी हो जाएंगी? यूटी कितनी हो जाएंगी? 8 यूटी हमें देखने के लिए। भारत में कुल कितने राज्य देखने के लिए मिलते हैं? 28 राज्य और 8 यूटी आपको देखने के लिए। ये बताया था नहीं बताया? इसके बाद अगला क्या आ जाता है? अनुच्छेद 2। अब देखो तुम लोगों को दिक्कत क्या हो रही होगी भैया? आर्टिकल 2 इसमें क्या कह रहा है? जैसे अभी रुस्तम कह रहा था कि भैया मुझे इसमें दिक्कत हो रही है, तो इसमें क्या है? आर्टिकल 2 क्या कहता है? नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। यही तो बताया मैंने, आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है? नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। अब नया कौन होगा? पहली चीज मुझे एक बात बता, अपनी इस क्लासरूम को क्या मान लो? एक राज्य मान लो, ठीक है, एक देश मान लो। अभी बेटा उस पर भी आऊंगा, सिक्किम वाला मैटर भी बताऊंगा, ठीक है। ये क्या है? ये हो गया। अब यहां पर अगर मान लो तुम सब स्टेट हो गए, छोटे छोटे तुम सब लोग क्या हो गए? स्टेट हो गए। अब तुम मेरे क्लास का क्या हो? पहले से ही अंग। अब मैं यहां पर क्या कह रहा हूं? नए राज्यों का प्रवेश। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या है? कोचिंग क्या है यार? ये आप में ही है जो कुछ, ठीक है। तो इसमें अगर कोई नया बच्चा एंटर करता है तो वो क्या होगा? नए के बारे में बात कर रहा हूं, तुम तो पुराने हो, तुम तो सब अपने हो, ठीक है। तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? नए जो स्टूडेंट है उसका प्रवेश, उसकी एंट्री के बारे में बात कर रहा हूं, तुमसे तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो नए राज्य का प्रवेश, उसको एंटर कैसे दिया जाएगा और उसे कैसे अंदर लिया जाएगा कोचिंग में? हो सकता है उसकी फीस कुछ और ली जाए, या फीस के जो चार्ज है वो बढ़ जाए,
घट जाए या उतनी लिया जाए, कुछ शर्तें बढ़ा दी जाए, कुछ भी हो सकता है ना। तो वहां पर क्या हो जाएगा, उस बच्चे को एंटर दिया जाएगा। तो वो क्या है, नया बच्चा है नहीं है। तो जो हमारा पार्ट नहीं है, तुम सब लोग तो पहले से ही क्लास के पार्ट हो ना, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं मैं, नए बच्चे की बात कर रहा हूं। जो भारत का अंग है उनकी बात नहीं हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, नए राज्य, प्रवेश। प्रवेश मतलब ऐसा जो पहले भारत का भाग नहीं रहा, उसे क्या करा गया हो, भारत में सम्मिलित किया गया। जैसे अब इसके वाले पॉइंट पे आता हूं समझाने के लिए। अनुच्छेद 2 हम लोग बहुत चालू हैं। अनुच्छेद 2(1) क्या है, यह है सह राज्य। इसमें किसका जिक्र बताया गया है, सह राज्य का दर्जा। क्या बताया गया है अनुच्छेद, उसमें सह राज्य का दर्जा। मैं तुम्हें एक सिंपल सी चीज बताऊं, जैसे ये क्या है, अब भैया मेरी ड्राइंग तो है ही, तुम समझ लो। ठीक है, इस तरह से क्या हो गया, ये वाला, ये क्या है, सिक्किम। सिक्किम हो गया नहीं हो गया बेटा, ये वीडियो में आ रहा है। ठीक है, तो ये चलो मैं एक तरफ से बड़ा ही बना दूंगा। ये हो गया नेपाल। ठीक है, नेपाल के बाद ये जो आप उठा हुआ क्षेत्र देख रहे हो, ये क्या हो गया, सिक्किम। कौन सा हो गया, सिक्किम। और इस तरफ फिर क्या हो जाएगा, दूसरा देश भूटान। क्या हो जाएगा, भूटान। और इस तरफ कौन सा हो गया, और इस तरफ कौन हो गया, इस तरफ कौन सा हो गया। अब जो सिक्किम का जो वो था, सिक्किम की जो जनता थी वो क्या मिलना चाहती थी, भारत में मिलना चाहती थी। और भारत भी क्या करना चाहता था, सिक्किम को अपना राज्य बनाना चाहता था। सिंपल सी चीज। तो भारत अगर सिक्किम को अपना राज्य बनाता डायरेक्ट तौर पर, तो क्या होता, कौन का, किसको दिक्कत होती, ठीक है, किसको दिक्कत होती, चाइना को। क्योंकि चाइना भी क्या चाहता है, कि चाइना चाहता था कि सिक्किम किसके पास हो जाए, इसके पास हो जाए। तो हमने अपने यहाँ कौन सा संविधान संशोधन किया, 35वां संविधान संशोधन। क्या करा, 35वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन किया, 35वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था, 1975 में। ठीक है, याद कब हुआ था, 1970। इसमें हमने एक शब्द जोड़ा गया बेटा, जब मैंने तुम्हें बताया था संशोधन होगा तो उसमें आपको ABCD करके देखने के लिए। और 35वें संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से हमने संविधान में शब्द जोड़ा गया जिसे क्या कहा जाता है, सहराज्य। हमने क्या कहा कि चाइना ने जब इस पर आपत्ति जताई कि तुम क्या नहीं कर सकते, इसे अपना राज्य नहीं बना सकता, हमने कहा भैया क्यों, हम इसे क्या कर रहे हैं, डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे रहे हैं, सह राज्य का दर्जा दे रहे हैं। मतलब कि ये अपने डिसीजन क्या लेगा, खुद लेगा। पर इसके जो बाह्य मामले उनकी देखभाल कौन करेगा, हम करेंगे। जैसे इसकी रक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा, हम लेंगे। इसका डिफेंस कौन करे, बचाएगा, हम लेंगे। इसके विदेशी मामले कौन देखेगा, हम देखेंगे। ठीक है, और इसके जितना भी प्रसारण वगैरह का है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, वो भी कौन देखेंगे, हम देखेंगे। बाकी जो इसके इंटरनल मामले वो कौन देखेगा, ये खुद देखेगा, हमें कोई मतलब नहीं उससे, चाइना का। ठीक है, ये सारी चीजें। अभी वो बहुत बड़ा मुद्दा है कि चाइना के राजा का भारत में, उसका सेनापति भारत में आया और तुरंत इसका विलय करवा लिया, वो ये कर लेते, वो कहानी कभी और सुनो। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, चाइना को, सॉरी, सिक्किम को किसका दर्जा दे दिया, 35वें संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से सिक्किम को किसका दर्जा दे दिया, राज्य का दर्जा दे दिया। चाइना को कोई आपत्ति नहीं, हम कोई बात नहीं, हमने मौका देखा और हमने दोबारा से क्या मार दिया, चौका मार दिया। फिर क्या करा, हमने एक चीज जोड़ी, 36वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन पूछा गया है कि सिक्किम को भारत का अंग कब बनाया गया, तो कब बनाया गया था, 36वां संविधान संशोधन 1975। कब हो जाएगा, सिक्किम को हमने भारत का अंग कब बनाया, 1975। हमने 1975 में क्या करा, 36वां संविधान संशोधन 1975 में
पहला अनुच्छेद 2A को खत्म करा। किसे करा? अनुच्छेद 2A को समाप्त। हमने कहा सहराज्य का तो कोई दर्जा ही नहीं होता हमारे यहाँ। सहराज्य का दर्जा हमने ये बनाया इसलिए ताकि सिक्किम को क्या कर सके, हम अपने में विलय कर सके। और जैसे ही हुआ उसके बाद हमने क्या कर दिया, अनुच्छेद 2A को समाप्त कर दिया। और 1975 को क्या कर दिया गया, सिक्किम को भारत का क्या बना लिया गया, राज्य बना लिया गया। तो पूछा जाता है सिक्किम को भारत का राज्य कब बनाया गया था? तो 35वें संविधान संशोधन 36वें संविधान संशोधन 1975 में क्या बनाया गया था, सिक्किम को भारत का क्या बना लिया गया था, राज्य। याद, इतनी बात याद रहेगी। 35वें से क्या करा था, सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया था, और उसके बाद 36वें से क्या कर दिया, इसे भारत का राज्य। सिक्किम को भारत के राज्य का दर्जा प्रदान। सिक्किम को क्या कर दिया, भारत का राज्य का दर्जा प्रदान। मतलब अब जो सिक्किम है वो क्या होगा, हमारा राज्य। अब इसकी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखेगा। मतलब अब देखा है तो उसका बेटा यहां पर क्या कह रहा हूं, नए राज्य। सिक्किम पहले हमारा पार्ट नहीं था, इसे मिला लिया हमने, नहीं मिला लिया तो हम क्या कर रहे हैं, बाहर से आने वाले की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 2 में जो पहले हमारा पार्ट नहीं था उसे क्या कर लिया हमने, समझ गया तीन बार। यहां तक किसी को कोई दिक्कत बताओ? अनुच्छेद 2 में किसी को कोई दिक्कत? अब आता है अनुच्छेद 3। रफ कर दूं, जल्दी लिखो बेटा। चलो ऊपर कर लिखो, रफ कर दो। आर्टिकल अनुच्छेद 2 सॉरी अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3 क्या कहता है? 3 कहता है, मैंने क्या बताया था, राज्यों के नाम सॉरी नए राज्यों की स्थापना, नाम में परिवर्तन एवं सीमा में परिवर्तन। क्या होगा? तो आर्टिकल 3 लिखो, नए राज्य का निर्माण, नए राज्य का निर्माण, ठीक है, नए राज्य का निर्माण, सीमा में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन व नाम में परिवर्तन, नाम में। अब बेटा देख, जो भी कुछ मैं बात कर रहा हूं वो किसके बारे में बात कर रहा हूं? मैं यहां पर वहां पर क्या लिखा था, नए राज्य का प्रवेश एवं स्थापना। यहां पर क्या कह रहा हूं, नए राज्य का निर्माण, सीमा में परिवर्तन और नाम में परिवर्तन। अब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, अपने बारे में बात कर रहा हूं जो इस क्लास में है। अब मान लो तुम लोगों में से कुछ लोगों की क्या है सीटें, जैसे पहले हम लोग क्या करते थे, उस वाली साइड में पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे। अभी डिपेंड करता है किस पर, मुझ पर, कि मैं इसे यहां पर लाऊं या कहां लाऊं, यहां पर पढ़ाऊं, ऊपर पढ़ाऊं, नीचे पढ़ाऊं, जहां मेरी मर्जी होगी मैं वहां पढ़ाऊंगा। होगा नहीं होगा? तो ये क्या है, किस पर डिपेंड करेगा, हम पर डिपेंड करेगा, मतलब भारत पर डिपेंड करेगा। और भारत में कोई भी डिसीजन कौन लेती है, संसद लेती है। सिंपल सी चीज पता है। और मैंने कल तुम्हें बता दिया था कि आर्टिकल 2 में जो भी नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना होगी उसकी शर्तों का निर्धारण कौन करेगी, संसद। बताया था नहीं बताया था? कल बताया। क्लियर की बात? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? देखो अब मैं क्या कह रहा हूं, नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। उससे पहले मैंने तुम्हें बताया था क्या था, कि मान लो उत्तराखंड क्या था पहले, अलग था किससे, उत्तर प्रदेश से। जो अगर मैं बात करूं तो क्या था, 2000 से पहले क्या था, यह पूरा उत्तर प्रदेश है, क्या था, पूरा यूपी था। पर 2000 के बाद एक नए राज्य का गठन किया गया जिसका नाम क्या हो गया, उत्तरांचल। क्या हो जाएगा, उत्तरांचल। हो गया नहीं हो गया? इसका क्या कर दिया गया, 9 नवंबर 2000 को इसका गठन कर दिया। किस राज्य का, उत्तरांचल राज्य का
गठन कर दिया। अब बताओ पहली चीज, नए राज्य का निर्माण हो गया नहीं हो गया? था तो उत्तर प्रदेश का ही, इसका क्या हो गया? नए राज्य का निर्माण हो गया, पहली चीज। दूसरा, राज्य की उत्तर प्रदेश की जो सीमा थी वो कहां तक जाती थी? चीन की सीमा तक जाती थी, चीन की सीमा तक लगती थी नहीं? क्या अब उत्तर प्रदेश चाइना बॉर्डर बनाता है? नहीं। तो सीमा में परिवर्तन हो गया नहीं? अगला, नाम में परिवर्तन। पहले उत्तरांचल, उसका नाम क्या था? उत्तरांचल। अब वर्तमान में इसका नाम क्या है? क्या हो जाएगा? उत्तरा। वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया? उत्तराखंड। पहले क्या नाम था? उत्तरांचल। अब क्या हो गया? उत्तराखंड। असम का बताया था, क्या नाम हो गया? ठीक है। इसी तरह से मैंने आप लोगों को क्या बताया था? उड़ीसा। पहले उड़ीसा होता था, अब हो जाता ओडिशा। हो गया नहीं हो गया? इस तरह से क्या होता है? चेंज कर दिया था। और साथ ही साथ इनकी राजधानियों के नाम भी क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते। पहले अगर याद रखना, पहले मैं बता दूं, पहले चेन्नई का नाम क्या था? सॉरी, पहले जो तमिलनाडु की राजधानी थी वो थी मद्रास। फिर बाद में उसकी राजधानी क्या हो गई? चेन्नई। उतनी करा चेन्नई का नाम, मद्रास का नाम ही चेन्नई कर दिया। दूसरा, पहले वो तो स्टेट, वो जगह का नाम है, वो स्टेट, इसलिए डिपेंड करता है स्टेट पर। ठीक है। जैसे पहले नाम था कलकत्ता, अब क्या हो गया? ठीक है, कोलकाता। ठीक है। अब भैया हो जोमेटो और जोमेटो मत करो यहाँ। ठीक है। ये तो ये सब किसमें डिसीजन लिया जाएगा? आर्टिकल 3। क्लियर थी बात? पता चले तुम भी भैया यहाँ पर थोड़ा गाड़ी बचा लो। देखो अगला, अब आता है आर्टिकल क्या? अनुच्छेद। अनुच्छेद 4 में मैंने तुम लोगों को क्या बताया था? आर्टिकल 4 में मैंने तुम लोगों को बताया था अनुच्छेद, बता बेटा क्या बताया था दीपक? अब वो कॉपी देखते हो। अनुच्छेद 2 व 3 के तहत जो भी संशोधन किए जाएंगे, जो भी संशोधन किए जाएंगे वे अनुच्छेद 368, कौन सा? अनुच्छेद 368 के तहत लागू नहीं, क्या होंगे? लागू नहीं, क्या होंगे? अनुच्छेद 3 के तहत लागू नहीं होंगे। मतलब इनका मतलब आप देखो, मैं तुम्हें 2 पॉइंट्स बता रहा हूं। एक है संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किए जा सकते? संविधान में संशोधन, बेटा सबको दिख रहा है? संविधान में संशोधन बड़ा तो नहीं दिख रहा है ना, इसलिए संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है? तो याद रखना, संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है? 3 प्रकार से। आर्टिकल 368 का मतलब मैंने तुम्हें क्या बताया था? संविधान संशोधन। देखो मैं बात कर रहा हूं पूरे संविधान में कितने प्रकार से? संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कितनी तरह से लाया जाता है? अनुच्छेद 368 की बात, 368 के तहत कितने प्रकार से किया जाता है? तो ये क्या हो जाएगा? 2। यहां पर मैं पूरे संविधान की बात कर रहा हूं और यहां पर सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं? आर्टिकल 368 की बात। तो मुझे बताओ कि इसमें कितने प्रकार से करे जा सकते हैं? 3 प्रकार से। पहला कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाता है साधारण, पहला कैसे हो जाएगा? साधारण बहुमत। पहला कैसे हो जाएगा? साधारण बहुमत। साधारण बहुमत का मतलब आप लोग जानते हो क्या हो जाएगा? 50 + 1, 50 + 1%। मतलब अगर 101 लोग हैं तो 101 में से अगर किसी तरफ 51 लोग हो गए, या मान लो 100 लोग हैं, 100 में से अगर किसी तरफ 51 का डिसीजन चला गया तो वो डिसीजन क्या होगा? मान्य। ठीक है।
अब इसके बाद क्या हो जाएगा, विशेष बहुमत। क्या हो जाएगा, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत क्या होता है, कोई बताएगा? विशेष बहुमत कितना हो जाएगा, तो याद रखना उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत। जो सदस्य हैं, मान लो पहले कितने थे, अब मैं कह रहा हूं उपस्थित सदस्यों का, जो आज हैं, पहले कितने थे, 100 लोग थे, और 100 में से मान लो कितने लोग प्रेजेंट हैं, आज मान लो कितने हैं, 60। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, विशेष बहुमत, अभी लिखना बेटा इसे, पहले समझो। विशेष बहुमत उपस्थित सदस्यों का कितना होना चाहिए, 2/3 बहुमत होना चाहिए। सॉरी, कुल सदस्यों का कितना होना चाहिए, 2/3, और उपस्थित सदस्यों का क्या होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए। ठीक है, या इसे अभी छोड़ो, इसे छोड़ो, अभी इसे बात में संविधान संशोधन में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक होता है विशेष बहुमत। इसके बाद अगला क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विशेषित बहुमत। ऐसा पहले बता दूं कि कोई शब्द नहीं होता, संविधान में कहीं शब्द नहीं लिखा, पर इससे बड़ी पावर होती है इसमें लिखा है, इसमें या इसे रहने वैसे जिसने लिख लिया है वो कोई बात नहीं, देखो विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन, प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन, प्लस आधे राज्यों का क्या हो जाएगा, अनुमोदन। तो संविधान में संशोधन कितने प्रकार से करे जा सकते हैं, 3 प्रकार से, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। विशेष बहुमत जब प्राप्त हो गई उसके बाद फिर क्या करा जाएगा, आधे राज्यों की बहुमत प्राप्त करने के लिए भेजा जाएगा, मतलब आधे राज्यों से क्या होने चाहिए, सहमत होने चाहिए। अब आते हैं, ये तो हो गया भैया संविधान में संशोधन कितने प्रकार से करे जाते हैं, पर संविधान संशोधन में 368 के तहत कितने प्रकार हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे 2 प्रकार। वो भी 2 प्रकार कौन से हो जाएंगे, तो याद रखना विशेष बहुमत और क्या हो जाएगा, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। ये दोनों किसमें आ जाएंगे, आर्टिकल 368। ठीक है, संविधान संशोधन में काउंट करेंगे, साधारण बहुमत को काउंट नहीं किया जाएगा। मतलब अनुच्छेद 2 और 3 जो होंगे वो किसके तहत लाए जाएंगे, साधारण बहुमत से। अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी चेंजेस किए जाएंगे वो किससे होंगे, साधारण बहुमत से, याद रखना। मतलब 50+1 अगर हो गए तो राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, किसी राज्य को भारत में प्रवेश दे सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते, 50+1। अभी मैं इसके बारे में नहीं बता रहा क्योंकि ये बहुत पेचीदा मैटर है कि उपस्थित सदस्यों का, और फिर उसके बाद क्या होगा, उपस्थित सदस्यों का और उपस्थित सदस्यों के बाद भी क्या होगा, जैसे कुल सदस्यों का, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, उपस्थित सदस्यों का, तो उनमें तुम कंफ्यूज हो जाओगे, अभी इसलिए नहीं पढ़ो। ठीक है, तो ये चीज याद, तो मतलब क्या है, संविधान संशोधन में क्यों काउंट नहीं होगा, जो भी अनुच्छेद 2 और 3 के में संशोधन किए जाएंगे वो किससे करे जाएंगे, साधारण बहुमत से। मतलब संसद में अगर कोई बिल क्या हो जाए 50+1 से पारित हो जाए तो बिल क्या हो जाएगा, पारित मान लिया जाएगा। क्लियर थी बात, यहां तक ये क्या हो गया, आर्टिकल 4। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक, रफ करूं। अगला आता है, अब मुझे कोई बताएगा कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो भारत को कितनी श्रेणियों में बांटा गया, भारत के जो स्टेट थे उन्हें कितनी श्रेणियों में बांटा गया, बेटा वो 14 राज्य तो थे और वो 6 यूटी थे, वो मुझे ही पता है, पर ये बताओ कितने श्रेणियों में बांटा गया था, तो कितनी, 4 श्रेणियों में। लिखो भारत के राज्य की श्रेणी, भारत के राज्यों की श्रेणी। तो भारत के राज्यों को कितनी श्रेणी में बांटा गया था, 4 श्रेणी में। पहली श्रेणी कौन थी, लिखो, वीडियो बंद हो गई क्या,
नहीं चल रही वो चल रही है, चल रही है ना, ठीक। लिखो, इसमें ऐसे प्रांत शामिल थे जो सीधे ब्रिटिश गवर्नर के अंतर्गत था। ऐसे प्रांत शामिल थे जो सीधे ब्रिटिश गवर्नर के नीचे, जो सीधे ब्रिटिश गवर्नर के अधीन, ब्रिटिश गवर्नर के अधीन। जैसे संयुक्त प्रांत हमारा उत्तर किसमें आता था, ए में आता था, ठीक है। लिखो बी, विधानमंडल प्लस बड़ी रियासत। जहां पर विधानमंडल थे किन राज्यों में, प्लस देशी रियासत, वो भी कौन सी, बड़ी देशी रियासत, देशी। इसके बाद अगला सी, सी में कौन सा आएगा, विधानमंडल प्लस छोटी देशी रियासत, क्या आ जाएंगी, छोटी देशी, छोटी देशी। और उसके बाद अगला कौन सा जाएगा, डी, क्या हो जाएगा, डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसमें कौन आता था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस समय की इस तरह से क्या कर दिया गया था, राज्यों को कितने भागों में विभाजित किया गया था, 4 भागों में विभाजित। क्लियर इतनी बात। अगला, अब मुझे बताओ जब भारत से अंग्रेज चले गए तो भारत क्या पूरी तरह से आजाद हो गया था? भारत से अंग्रेज जब चले गए तो क्या भारत पूरी तरह से आजाद हो गया था? जब भारत से अंग्रेज चले गए तो भारत पूरी तरह से आजाद नहीं हुआ। भारत में सबसे पहले आने वाले, आप लोगों को पता है, सबसे पहले आने वाले व्यक्ति के तौर पर किसे जाना जाता है, पुर्तगालियों को। और सबसे बाद में जाने वाले लोगों में भी किसे काउंट करा जाता है, पुर्तगालियों को। तो भारत में जब आए थे तो कौन आए थे, भारत में पुर्तगाली आए और सबसे बाद में गए। तो पुर्तगाली और फ्रांसीसी जो लोग थे वो भारत को छोड़ना नहीं चाहते। पर क्या था, पूरे भारत में आजादी की क्या हो चुकी थी, ललक मचा। जैसे आपका पुदुचेरी, यनम, कराईकल, माहे, चन्नगर, ये किसके अंतर्गत आता था, फ्रांसीसियों के अधीन। और फ्रांसीसियों के अधीन आने के बाद हमें पता है देश को आजादी मिली, पर इन क्षेत्रों को बाद में कब आजादी मिली, तो इन्हें 1954 में यहां से फिर भारत से क्या खदेड़ा गया था, फ्रांसीसियों को खदेड़ा गया कि भाई साहब तुम जाओ, तुम्हारा हो लिया, अब तुम जाओ। फिर फ्रांसीसियों को खदेड़ दिया, पर अभी भी पुर्तगाली नहीं गए। पुर्तगालियों के अधीन कौन कौन से आते थे, दमन द्वीप, ठीक है, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप और गोवा। गोवा से सबसे लास्ट में कहां से गए हैं, गोवा और दमन से गए। कितने, 1961 में जाकर। अब तुम सोचो कब आजाद हुआ है, 1900, पूरी तरह से 1961 में आजाद हुआ। ये रीजन। तो लिखो अगला, लिखो अंग्रेजों ने भारत को आजाद किया, कब किया, अंग्रेजों के आजाद होने के बाद अन्य यूरोपीय कंपनियों से कंपनियों की जगह अगर तुम लिख लो कि सीधे सीधे अन्य यूरोपियों से आजादी तब मिली, क्योंकि उस समय अभी इन कंपनियों का ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो लिखो पहले फ्रांसीसी, और फ्रांसीसी भारत से कब गए, तो लिख लो फ्रांसीसी भारत से कब गए हैं, 1954 में। देश कब आजाद हो गया था, 1947 में।
और ये कब गए? 1954 में। देखो इनके क्षेत्र में कौन कौन से थे? पुदुचेरी, माहे, कराईकल, यनम, यमन मत लिख लेना, यनम कह रहा हूं मैं, और चंद्रनगर, ये किसके अधीन आते थे? फ्रांसीसियों के अधीन। और इनसे हमने कब आजादी प्राप्त करी? 1954। इसके बाद आते हैं पुर्तगाल। कौन आ जाएंगे? पुर्तगालियों से हमने 3 क्षेत्र आते थे। पहला आता था दादर नागर, क्या हो जाएगा? दादर नागर। और दादर नागर हवेली को हमने कब ये आजाद हुआ है? 1954। कब हुआ है? 1954 में। इसके बाद क्या आ जाएगा? दमन द्वीप, ये क्या कब हुआ है? 1961। इसके बाद अगला क्या आ जाएगा? दादर नगर हवेली, दमन द्वीप, और उसके बाद में अगला आपके लिए कौन सा आ जाता है? गोवा, मोस्ट इंपोर्टेंट। कौन हो जाएगा? 1961। ठीक है। और ये सबसे क्या हुआ? और इसको आजाद कराने के लिए हमने एक ऑपरेशन चलाया था, बहुत पूछा जाता है। कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन विजय। मेघदूत बेटा उसके लिए है, ऑपरेशन विजय। किसको आजाद करवाया था? और 2 ऑपरेशन विजय हो गए, याद रखना। एक वो कारगिल वाला है, कहीं तुक्का मत मार दी नहीं भैया, विजय का संबंध उससे। तो इसके लिए हमने दादर नगर हवेली। ठीक है। इस तरह से भारत से क्या हुए थे? पुर्तगाली गए थे। क्लियर थी बात? लिखो इससे जल्दी, फिर मैं अब बात करता हूं भाषाई आधार पर राज्यों के गठन। बेटा पानी तो पास कर दिया। हो गया इतना? डच तो बेटा पहले, डच जो थे वो नीदरलैंड के न्यूज, वो डेनिस जो थे, डच। ये सब लोग थे यूरोपीय। डच डेनमार्क वाले थे। और ये क्या हो जाएगा? बाकी डेनिस आए थे, वो नीदरलैंड से आए थे। और भाई साहब बाकी फ्रांसीसी वगैरह ये तो तुम्हें पता ही है सब। ठीक है। ये इनकी पता है क्या था? ये भारत आए थे सिर्फ भारत में होड़ करने के लिए, क्योंकि भारत जो था वो व्यापार की दृष्टि से बहुत ज्यादा धनी था। क्योंकि भारत में जो सबसे बड़ी पावर थी भारत के पास उस समय, हमारे पास क्या थे? वस्त्र उद्योग थे, पहली चीज। दूसरी उद्योग क्या चीज क्या थी? हमारे पास मसाला था। और इनके पास में क्या पड़ती थी? ठंड। ठंड में अगर तुम्हें कोई चीज बचानी है तो जो वो है, ये लोग पता है तुम्हें बड़े आलसी लोग हैं। हमारे यहाँ खाना क्या होता है? दिन में 3 बार बनता है। इनके यहाँ सप्ताह में 1 बार बन गया तो बन गया। क्योंकि एक तो ये लोग जो होते हैं अधिकतर क्या करते हैं कि जो खाना रखा हुआ होता है उसी को अधिकतर खाते हैं। हम लोग क्या होता है, हमारे घर में माएँ हैं, बहनें हैं, जो भी हैं, या तुम लोग रहते हो रूम पे, तो क्या करते हो? रोज बनाया रोज खाया। ये लोग क्या करते थे? उस चीज को, ठंड ज्यादा होती है तो जो मीट है वही रखा हुआ है भाई साहब, चले पड़ा है, पर वो बचता कैसे था? अगर वो सादा रख दोगे इतने दिन तक ऐसे ही तो खराब हो जाएगा। तो वो क्या करते थे? उसमें मसाले लगा देते। जैसे हमारे यहाँ का ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड काली मिर्च को कहा जाता है। काली मिर्च जो होती है ब्लैक पेपर कहते हैं ना उसे। और ये क्या होता है कि बचा लेता है, इन चीजों को खराब होने से बचा लेता है। तो इसलिए इनको जरूरत पड़ती थी कि हमारा खाना तो भाई बर्बाद हो जाता है। और आज भी यही परंपरा है, परंपरा कह लो, ट्रेडिशन कह लो, जो भी कह लो, कि उनकी आज भी आदत बनी हुई है कि आज वो 2-3 दिन पुराना खाना चला लेते हैं। यूरोपियन जो लोग हैं, जो यूरोप में अगर किसी का कोई जानने वाला हो, हाँ, नहीं, ये उनकी आदत है, हैबिचुअल है, और वो लोग खाते हैं।
और हम क्या करते हैं अपने अच्छे खाने को छोड़ के, भाई साहब वो मोमोज खान जा रहा है, ठीक है, पिज्जा खान जा रहे हैं, अरे घर की रोटी खा ले। वो अधकच्चो एक तरीके से कह सकते हैं उसका, अगर तुमने पिज्जा खाया होगा तो पिज्जा की जो साइड वाली लेयर होती है, जब खाते होगे तो उस चीज को निकाल के अलग कर देते होगे, कर देते नहीं करते, उसका टेस्ट जो होता है वो ढंग से हो नहीं पाता है। तो भाई साहब उस कच्ची रोटी से बढ़िया 350 रुपये फूक के आ रहे हो, 350 400 रुपया, बस है बढ़िया अपने घर में पनीर लाके बना के खाओ, तो फायदा देगो ना देगो। और 1 किलो पनीर आ जाएगा इतने में, जितने को भाई साहब तुम पिज्जा खाए गए आओगे, और 1 किलो पनीर के हमारे 4 लोग आराम से खाओगे। अगला अगला लिखो। अब देखो भारत में क्या हो चुका था, अब लोग क्या करने लगे थे, इधर देख बेटा, अब क्या, अब भारत में क्या होने लगी थी, अब भारत आजाद हो गया, पर भारत में एक सबसे बड़ी दिक्कत होने लगी कि भारत के आजादी के बाद जो दिक्कत सबसे सामने आई कि भारत में राज्यों का गठन किस आधार पर किया जाना चाहिए। तो जो लोग थे वो कैसा कह रहे थे कि जो जनता थी वो किसके आधार पर कह रही थी कि भारत का गठन किस आधार पर किया जाना चाहिए, जनता के आधार पर। और भाई साहब तुमने सुना होगा कि कोस कोस पर बदले पानी, और ऐसी करके कुछ वाणी करके है। हमारे यहाँ जरा जरा सी दूर पर क्या हो जाता है, भाषा और वाणी दोनों बदल जाती है, नहीं बदल जाती। जैसे तुम अगर हम यहाँ पर रहने बरेली मथुरा की तरफ चले जाओ तो तुम्हें क्या देखने के लिए मिलेगा, ठेठ ब्रज या ठेठ देहाती भाषा में देखने के लिए मिलेगी। क्या खा रहे हो, आज भी मथुरा में मैया कहते हैं माँ को, और आज हम ज्यादा अंग्रेज हो रहे हैं मम्मी, और तुम इतने प्रोनाउंसिएशन इतना गलत कर देते हो, एक होता है मम्मी और एक होता है मम्मी, ठीक है। तो तुम कभी कभार मम्मी की जगह मम्मी कर देते हो, और मम्मी का मतलब होता है डेड बॉडी, देखा है वो भूत चुड़ैलो भूतों वाली जो पिक्चर होती है ताबूत में जो रखी हुई होती है वो, हाँ। तो तुम प्रोनाउंसिएशन जरा ढंग से करो, कहीं मम्मी को कुछ और मत बना दियो, अलग तुम ना अलग चले गए हो, ठीक है। तो उन चीजों को ठीक करो। और दूसरी चीज देखो इधर, तो हम जो बात कर रहे थे कि अब डिमांड होने लगी। अब अगर बात सुनो, अगर भाषा के आधार पर भारत में राज्यों का गठन किया जाएगा तो भाई भारत में तो राज्य हो जाएंगे, तो क्या हुई, इस बात को स्वीकारा नहीं किया। पर भारत में क्या होने लगी, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा होने लगी। तो उसके लिए पहले एक कमेटी बनाया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश थे 1948 में, जिनका नाम था एस.के. धर कमेटी। पूछा जाता है एस.के. धर कमेटी का संबंध किससे है, तो भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने से। इनने क्या करा, इनने प्रस्ताव रखा एस.के. धर समिति ने, और इनने अपनी सिफारिश पर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने को मना क्या कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए। फिर उसी के बाद डिमांड बढ़ रही थी, तो फिर क्या हो गया, फिर एक और समिति बनी जिसका नाम था JVP समिति, जिसमें 3 सदस्य थे। जे का मतलब क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, बी का मतलब हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल, और पी का मतलब हो जाएगा पट्टाभी सीतारामन। इन तीनों ने मिलकर फिर एक कमेटी बनी दिसंबर 1948 में। इसने क्या डिसीजन लिया, इनने भी कहा भाषाई आधार पर क्या नहीं होना चाहिए, राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। 2 कमेटी बनी, दोनों ने क्या कर दिया, बात को स्वीकार कर दिया। और जो लोग डिमांड कर रहे थे भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करेंगे, उन्हें अब क्या लगी होगी, बुरी लगी होगी, नहीं लगी होगी। तो उनमें से ही एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पोट्टेलू रामलू, ठीक है, क्या नाम था, अरे वो दूसरे हैं, पोट्टेलू रामलू उनका नाम था, पोट्टेलू रामलू ऐसे नाम था उनका, नाम था पोट्टेलू श्री रामलू, हाँ उनका नाम ये था। अब इन्हें क्या हो गया, इन्हें दिक्कत हो गई, और इन्होंने 1953 में क्या कर दिया, भूख हड़ताल कर बैठे, और 54 दिन की भूख हड़ताल कर बैठे।
और बाघ जतिन, मतलब जो आपने वहां पर पढ़ा था 1900 जो सेक्टर सत्याकांड और लाहौर षड्यंत्र केस, उस समय 1930 के आसपास 28 और 30 में, तो वो वहां पर क्या था, वो 64 दिन थे और ये क्या हुए 54 दिन तक चले। इनकी बैटरी जल्दी डाउन हो गई और इनकी क्या हो गई, मृत्यु। और उसके बाद बेटा पूरे देश में क्या हो गया, भाषाई आधार पर क्या होने लगे, दंगे होने लगे। और दंगे ऐसे होने लगे कि दंगों को कंट्रोल करना क्या हो गया, मुश्किल होने लगा। तो आनन फानन में जो सरकार थी उसे क्या करना पड़ा, 1953 में एक नए राज्य का गठन करना पड़ा जिसे कहा गया आंध्र प्रदेश। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब किया। तो याद रखना आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था, 1953। सबसे पहले भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य कौन था, आंध्र प्रदेश। और बचे हुआ जो रीजन रह गया, जो मद्रास रीजन था, जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, उसका एक पोर्शन तो किसमें चला गया, आंध्र प्रदेश में। बचा हुआ जो रीजन था उसे 1969 में क्या बना दिया गया, उन्हें मिलाकर तमिलनाडु। और उसकी जो कैपिटल थी मैंने बताया पहले, उसका नाम था मद्रास, फिर उसका नाम क्या हो गया बाद में चेन्नई। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, गठन हुआ। क्लियर, लिखो। अब लिखो महत्वपूर्ण समीकरण। पहला लिखो एस के धर, एस के धर आयु कब होगा, एस के धर आयु, और ये कब होगा, जून 1948, जून 1948। जून 1948 में क्या हो जाएगा, एस के धर आयोग, इसने ये क्या कर देगा, जून 1948 में भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर, राज्यों के गठन को अस्वीकार कर। इसने क्या कर दिया, मना कर दिया कि भाई साहब इसके आधार पर नहीं। अगली समिति कौन सी बनेगी, JVP, कब बनेगी, दिसंबर 1900। कितने सदस्य जाएंगे, 3 सदस्य। नाम लिख लो, पंडित जवाहर लाल नेहरू। लौह पुरुष का नाम लिख लो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई। और उसके बाद अगला नाम लिखो, टी से पट्टाभी सीतारामन। ये वही है जिन्हें सुभाष चंद्र बोस ने हराया था, याद है नहीं है, 1939 में गांधी जी के प्रति, गांधी जी ने इनको चुना था, पर कौन, किसने हराया था, सुभाष चंद्र बोस। देखो, इनने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, याद रखना, क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब लिखो अगला पॉइंट, मैंने क्या बताया, तेलुगु भाषा। कौन सी भाषा, तेलुगु भाषा। तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य का गठन करने की मांग, और इसमें व्यक्ति का नाम क्या था, तेलुगु के आधार पर किस राज्य के गठन करने की बात चल रही है, आंध्र। और इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे हैं, पोट्टेलू श्री राम। क्या नाम है, नाम भी तो बढ़िया बढ़िया होते हैं, पोट्टी श्री राम। राम ये क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। और 54 दिन बाद, कितने दिन बाद, 54 दिन बाद क्या हो गई, अनशन पर बैठे बैठे इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और फिर सरकार को क्या करना हुआ, आनन फानन में 1953 में क्या हुआ, 1950 में
भाषाई आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश का गठन। किसका गठन हुआ? आंध्र प्रदेश का गठन। किसका गठन हुआ? इस वजह से क्या होने लगा, इनकी मृत्यु के बाद पूरे देश में क्या होने लगे? दंगे हुए। क्लियर थी बात? तो ये पॉइंट बहुत पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ। इसके अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम लिया जाता है फजल अली अय्यूब। नाम सुना है? नहीं सुना? बार बार पूछा जाता है फजल अली अय्यूब का संबंध किससे है? फजल अली अय्यूब का संबंध है राज्य पुनर्गठन आयोग से। ठीक है, इसको लिखो। पहला नाम लिखा जाता है राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली अय्यूब। फजल अली। इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया? फजल अली अय्यूब। पहले व्यक्ति का नाम क्या लिखवा दिया? फजल अली अय्यूब। दूसरे व्यक्ति का नाम लिखो के एम पार्टी। के एम पार्टीकर। क्या नाम हो जाएगा? के एम पार्टीकर। सदस्य के बारे में बात करो। इसके कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। पहले फजल अली, के एम पार्टीकर और उसके बाद में अगला नाम हो जाएगा हृदय नारायण टुंडी। अगले व्यक्ति कौन थे? हृदय नारायण, हृदयनाथ टुंडी। हृदयनाथ। इनने क्या कर दिया? भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकार किया। क्या हो गया? भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकार किया। पर इनने एक कंडीशन को रखा, 2-3 कंडीशन थी। पहली कंडीशन कि राज्य की एकता और अखंडता में किसी भी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए? खतरा नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा, भारत की संस्कृति में किसी भी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए? नुकसान नहीं होना चाहिए। और आर्थिक संसाधनों का क्या नहीं होना चाहिए? केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। ये 3 कंडीशन रखी और उसके आधार पर इन्होंने क्या कहा कि बाद में इनको माना। अभी भी थोड़ा सा रह गया है इसका, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बेटा कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ 4 आर्टिकल बताते हैं और बेटा पूछना इनसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना। अब बताओ किसी का कोई दिक्कत है तो पूछो। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना।